सुबह पाकिस्तान के इस सेगमेंट पे हम आपको ले आए हैं वादी सवात की खूबसूरत पहाड़ियों के दरमियान सवात, जहां कहा जाता है कि बुद्धमत और गंधारा तहजीबों के अनमिट नकूश पाए जाते हैं। एक ऐसी जगह जहां पर आज से पहले आपको कोई चैनल लेकर नहीं पहुंचा होगा। तो आज सुबह पाकिस्तान की टीम अपने एंकर जरियाब और शुएब को लेकर यहां पर पहुंची है, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, कि आपको दिखाया जा सके कि अब तक खुदाई का काम कहां तक पहुंचा है, क्या कुछ दरियाफ्त किया जा चुका और क्या कुछ बाकी रह गया है। जो अब तक की रिसर्च है उसके मुताबिक बताया जा रहा है कि 20% काम इस तक मुकम्मल हो चुका है, रिमेनिंग 80% अभी काम होना बाकी है। 4 महीने इस पर काम हुआ है, लेकिन अभी काम को रोक दिया गया है, क्योंकि कहा जाता है बाहर के मौसम में, गर्मी के मौसम में यहां पर काम करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लिहाजा सर्दियों के मौसम के आने का इंतजार किया जाता है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि अभी आपको बताने बहुत जरूरी है, लेकिन उनमें से एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैं शिव आपकी तरफ आने से पहले बता दूं कि यहां पर एक ऐसा कमरा भी इस खुदाई के दरमियान दरियाफ्त हुआ है, निकाला गया है, कि जिसकी छत अभी तक सलामत है, जो कि छत के ऊपर हमारा कैमरा लगा है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो बाकी की अपडेट शुएब से ले। यहाँ पहुंचना कैसे है आपने ये जानना भी बड़ा जरूरी है। तो जनाब स्वात जब आप आएंगे तो तहसील यहाँ बरीकोट से आपने आना है वादी निजीग्राम के बाद गाड़ी करेंगे पार्क, उसके बाद आपने करनी है हाइकिंग। इस जगह पहुंचने के लिए तकरीबन 20 मिनट की हाइकिंग है। घबराना आपने बिल्कुल नहीं है। रास्ता जब कठिन होता है, मुश्किल होता है, तो मंजिल उतनी ही खूबसूरत होती है। यहाँ पहुंचने के बाद जैसे आपने बताया कि खुदाई का काम 20% हो चुका है। दिसंबर में स्टार्ट हुआ, मार्च तक गया, फिर इंतजार है एक अच्छे मौसम का। लेकिन अब यहां पर क्या सूरत हाल है, कौन कौन से कमरे, स्टूपास और वोटिव स्टूपास, ये सब आपको दिखाएंगे। आइए हमारे साथ। तो इससे पहले कि पूरी साइट आपको दिखाएं, हम आपको सबसे पहले लेकर जाएंगे उस कमरे में जिसका जरिया आपने जिक्र किया था, जिसकी छत इंटैक्ट है। नॉर्मली खुदाइयों में होता यही है, छत बाकी नहीं रहती। ये कमरा यानी 2300 साल पुराना कमरा कैसा था, किस तरह बनाया जाता था, उसमें जो खिड़कियां हैं, कहा जाता है कि अब भी जब हवा चलती है, जो लाइट है बड़ा जबरदस्त वहां पर पहुंचती है। लेकिन चूंकि थोड़ी शाम हो गई है, अंदर कुछ अंधेरा, लेकिन देखते हैं और आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। आ गए हैं हम इस कमरे के अंदर। बहुत ठंडा सा कमरा है ये, और जिस तरह मैंने बाहर बताया कि 2300 साल पुराना। ये खिड़कियां जिस तरह बनाई गई हैं कि यहाँ से लाइट अंदर आए, हवा जो है वो यहाँ से क्रॉस हो जाए, और ख़ासी हद तक ये अभी कमरा अपनी उस हालत में, उस शक्ल में मौजूद है, जिसमें कुछ पत्थर हमें नज़र आ रहा है कि वो सारे टूट फूट का शिकार हो गए हैं। जाहिर है हज़ारों साल पुराना ये कमरा। लेकर चलते हैं आपको ज़रा बाहर भी और दिखाते हैं जो स्टूपास यहाँ पर हैं, जो वोटिव स्टूपास हैं, यानी जब ये मन्नतें मांगते थे उसके बाद फिर वहाँ पर स्टूपा बनाया जाता था। कितने कमरे यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पहुँचना किस कदर मुश्किल है, ये तो हमने आपको जिक्र भी किया कि हाइकिंग करके हम यहाँ पर हैं। ज़रा आप बाहर लेकर चलते हैं, आपको दिखाते हैं और कितनी खुदाई यहाँ पर हो चुकी है। हम आ चुके हैं अभी बाहर के हिस्से में। यूँ तो और भी कमरे हैं जहाँ पर कहा यह जा रहा है कि छत उनकी भी इंटैक्ट है। अभी चूँकि खुदाई मुकम्मल होनी है, बहुत काम बाकी है, तो फिर देखेंगे कि एट द एंड क्या लुक आती है इस जगह की। ये वोटिव स्टूपास बहुत ज़्यादा हैं, और ये जो गोल सा पत्थर है इसे चक्रा बोलते हैं, और ये 7 यानी एक बड़े साइज़ का पत्थर, फिर छोटा छोटा यूँ करते करते हर स्टूपा के ऊपर 7 पत्थर होते हैं जो कि इशारा करते हैं 7 आसमानों की जानिब। अब ज़रा लेकर चलते हैं एक और स्पॉट पर, वहाँ से आपको दिखाते हैं सबसे बड़ा स्टूपा यहाँ पर वो किस हालत में है। बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं बहुत बड़ा स्टूपा है। ये वो स्टूपा, जब आप वादी निजीग्राम से हाइकिंग करते हुए ऊपर आए तो आपको ये स्टूपा नज़र आएगा। सबसे पहले यही स्टूपा नज़र आता है, बल्कि यही स्टूपा नज़र आता था जिसकी वजह से ये फैसला किया गया कि इस साइट की खुदाई होनी है। माजी में खुदाई नहीं हुई चूँकि फ़ंड्स नहीं दिए गए। अब केपी गवर्नमेंट ने फ़ंड्स दिए हैं, खुदाई हो रही है, मुख्तलिफ फेजेज़ में ये खुदाई होती चली जाएगी। जून उसकी असल शक्ल या बाकी रह जाने वाली शक्ल नज़र आएगी तो फिर हम और चीज़ें यहाँ से जान पाएंगे। कहा यह तरह कुछ सिक्के यहाँ से बरामद हुए, यहाँ से ढांचे बरामद हुए, जिन्हें ज़ाहिर मुंतकिल कर दिया गया फिर म्यूज़ियम में। बहुत सी ऐसी चीज़ें जो यहाँ से बरामद हो रही हैं, वक्त के साथ साथ आपके सामने हम रखते चले जाएंगे। जब मूव अप करते हैं यहाँ से मुख्तलिफ जगहों से, कुछ जगह पे आपको लगता है कि वाकई शाहकार था ये तख्लीक का, कि बड़े प्यारे छोटे छोटे से पिलर्स हैं जो अभी तक इंटैक्ट हैं।
लेकिन चूंकि महमूद गजनवी ने जब हमला किया, जब फ़ौज ने हमला किया, उसके बाद जो उस वक्त के शहर थे, जो उस वक्त की आबादी थी, वो तबाह बर्बाद हुई। कुछ कहते हैं आग तक लगा दी गई। तो ज़ाहिर है उस वक्त की तबाही, उसके बाद ये जब शहर का उजड़ जाना, वीरान हो जाना, और अब इतने सालों बाद उसकी खुदाई हो रही है, तो देखते हैं कि किस हद तक इसकी खुदाई जो है हमें नज़र आती है आइंदा आने वाले सालों में। लेकिन जो यहाँ के लोकल्स हैं, उनका किरदार इसमें क्या रहा, जो आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट से लोग हैं, वो किस हद तक इसमें काम कर रहे हैं, जो लोकल्स हैं वो कितना सपोर्ट कर रहे हैं, सब कुछ जानने का पता चलता है ज़रिया आपकी जानिब, जो कि गुफ्तगू कर रही हैं आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के साहब के साथ और जो लोकल्स हैं उनके साथ। जी, तो इस जगह तक पहुंचना यकीनी तौर पर पूरी टीम के लिए खुद से आसान नहीं था। डेफिनेटली हमें गाइड करने के लिए किसी ना किसी का साथ होना बहुत ज़रूरी था। तो आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट से जुड़े एक ड्यूटी पर मामूर शख्स हमारे साथ हैं। उनसे बात करते हैं कि इस वक्त इस साइट पर कितना काम मुकम्मल हो चुका है, कितना बाकी है। इब्तिदाई में हमने आपको बहुत कुछ बताया, लेकिन कुछ मज़ीद मालूमात हम इनसे लेते हैं। फ़ज़ल अज़ीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फ़ज़ल अज़ीम साहब, सबसे पहली तो बात ये कि आज तक कोई भी चैनल यहाँ तक नहीं पहुँचा। पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, सुबह पाकिस्तान की टीम सबसे पहले यहाँ पर पहुँची है। तो मीडिया का यहाँ की कवरेज तक पहुँचना किसी भी एक आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के मेंबर के लिए उसकी मतलब क्या एक्सपेक्टेशंस होती हैं? यहाँ बस यहाँ ज़्यादातर लोग भी आ रहा है। ये हमारा जो आर्कियोलॉजी का साइट्स है, और दिसंबर 2020 में यहाँ काम शुरू हो गया और मार्च इन तक जारी है। और कैफी के गवर्नमेंट के जो डॉक्टर अब्दुल समद साहब है, मैं इसका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि ये बहुत बड़ा इलाका है और बड़ा साइट है। इसमें 30% खुदाई हो चुका है, चूँकि 70% बाकी है, और शायद वो कोशिश करता है कि मज़ीद खुदाई यहाँ हो रहा है। और 4-5 मरतबा ख़ुद इसने विज़िट किया खुदाई के दौरान। तो फजल साहब ये भी बताएगा अब तक कितने सयाह यहाँ का रुख करते हैं, क्या फॉरेनर्स भी यहाँ पर आते हैं? बहुत ज़्यादा फॉरेनर और लोकल जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा आ रहा है। मतलब मकामी लोग यहाँ पर ज़्यादा आते हैं। तो ये बताएगा अब तक की जितनी भी खुदाई रही है उसके अंदर अब तक क्या कुछ आप लोग यहाँ से दरियाफ्त करने में कामयाब रहे हैं? इसमें हमको जो सिक्के भी मिले हैं और जो छोटा मोटा नवादिरात भी हमको मिला है। और यहाँ की जो इंचार्ज है डॉक्टर साकिब साहब है, उसी वक्त वो सारा जो सवात म्यूज़ियम को इसने हवाला किया है, और बहुत से सामान हमको मिला है। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका फजल साहब। शुक्रिया इसलिए भी कि आपने हमारी टीम को बहुत सपोर्ट किया। यहाँ तक ऊपर आने में रास्ता आसान नहीं था, लेकिन इनकी मदद के बगैर हम शायद यहाँ पर देर से पहुँच पाते या हमें तकलीफ ज़्यादा होती। मकामी शहरी क्या सोचते हैं, मकामी अफराद क्या सोचते हैं, उनसे इस बारे में बात करते हैं। क्योंकि जब हम इस इलाके की बात करते हैं तो यहाँ पर कुछ लोग आकर बसते भी हैं। उनका रहन सहन कैसे, क्योंकि शहरी आबादी से ये इलाका बहुत दूर है, लिहाजा ये जानना बहुत ज़रूरी है कि गवर्नमेंट का सपोर्ट उन्हें कितना हासिल है, अपनी मदद आपके तहत वो क्या कुछ करते रहे हैं, और इस जगह की तारीख है क्या। वारिस शाह साहब एक मकामी फ़र्द हैं यहाँ के, उनसे इस पर बात करते हैं। वारिस शाह साहब, ये बताइएगा सबसे पहले तो जो यहाँ के लोग मुकीम हैं, क्या उन्हें इसकी तारीख के बारे में, इसकी सकाफ़त के बारे में मुकम्मल तौर पर मालूमात हैं? अस्सलाम वालेकुम जी, आपका बहुत शुक्रिया कि आपका इधर आने का और आप लोगों का इधर कवरेज करने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका टीम का शुक्रिया। आज ये हमको तो ये मकामी लोग जो इधर का तो सब मालूम है तकरीबन हमारे आबा अजदाद को कि ये जो है हिंदू और बुद्ध मत का गंधारा का बहुत बड़ा तहज़ीब है, जो पूरा खैबर पख्तूनख्वा में ये फैला हुआ है। तकरीबन ये उसका एक गंधारा पूरा खैबर पख्तूनख्वा में, और ये जो है तकरीबन 2000 साल पुराना है। ये जो अब्बास साहिब चीन आबादी निजी ग्राम में जो है, तो अभी जो काम हुआ इससे बहुत कुछ निकला है, कुछ एक्सपोज हुआ जो देख सकते हैं आप लोग अभी अपने कैमरे में। मगर हम हुकूमत से कुछ ऐसा मांगते, कुछ दरख्वास्त करते हैं कि इधर का जो रोड का है बहुत बड़ा मसला है। जैसे आप लोग आने में बहुत तकलीफ हुआ, आप देखा बहुत तकलीफ दे रास्ता है, तो इसलिए रोड का बहुत बड़ा मसला। इधर पहले रोड बनाना चाहिए कि इधर टूरिस्ट और फ़ौरन लंग जो लोग आता है वो लोग थोड़ा आसानी से पहुंच जाए। यकीनन ये जगह वाकई बहुत खूबसूरत है। आपने भी फुटेजेस में देखा होगा, वीडियो में देखा होगा। हमारी भरपूर कोशिश रही, टीम की पूरी एफर्ट्स रही कि आपको ये सारा इलाका, ये सारी वादी दिखाई जाए। हमने आपको कुछ टू पास यहाँ पर दिखाए। नीचे से ऊपर तक आने का सफ़र जो था वो काफ़ी कठिन था, इसलिए कहा गया कि यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर का मयार जो है वो बेहतर होना चाहिए। एक यहाँ पर
बॉक्स रखा हुआ है जिसके ऊपर लिखा हुआ है यूज़ मी। हम लोग जब यहाँ पर आए हैं किसी हद तक हमें रास्ते साफ दिखाई दिए तो कहीं पर हमें गंद भी नज़र आया, लेकिन जो सयाह यहाँ पर कभी भी रुक करें ज़रूर इस बात का ख्याल रखें कि उन्होंने इसका इस्तेमाल करना है और इर्द गिर्द के इलाके को गंदा या मैला नहीं करना। पीछे आप देखें बहुत खूबसूरत प्यारा सा एक ये स्तूपा है और हम नीचे थे तो मालूम ये होता था कि शायद ये भी बहुत करीब है, हम पहुंच जाएंगे क्योंकि यही वो जगह है जहां पर हम पहुंचे हैं, लेकिन चलकर आने में बहुत ज़्यादा जो है वो हमें रास्ता तय करना पड़ता है। लेकिन बहरहाल सुबह पाकिस्तान की टीम यहाँ पर पहुँची है, कैमरामैन यहाँ पर पहुँचे, हमारे प्रोड्यूसर साहब यहाँ तक पहुँचे हैं और कोशिश की गई आप लोगों के लिए कि आपको कुछ ऐसा नया दिखाया जाए जो आज से पहले किसी भी चैनल पर नहीं दिखाया गया होगा। तो पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ की टीम, सुबह पाकिस्तान की टीम आपको एंटरटेन करने के लिए यहाँ पर पहुँची है। अल्लाह हाफिज़। जनाब मैं आज मौजूद हूँ एक ऐसी खूबसूरत मकाम पर, एक ऐसी खूबसूरत जगह पर कि जिसे एक महल कहा जाता है। ये जो महल आप मेरे बैकग्राउंड में देख रहे हैं ये इंतहाई सफ़ेद है। अभी सफ़ेद क्यों है हमने इस पर भी बात करनी है, लेकिन इसकी स्पेशलिटी ये है कि इस महल की तामीर में जो पत्थर, जो संगमरमर इस्तेमाल किया गया वो जयपुर इंडिया से मंगवाया गया था। ये वही पत्थर है जो कि इंडिया में मौजूद ताजमहल की तामीर में इस्तेमाल हुआ था। पाकिस्तान के खूबसूरत शहर जिसे स्वात कहा जाता है, ये स्वात में वाक़ है। स्वात का एक इलाका मरग़ज़ार, तो ये मरग़ज़ार की खूबसूरत पहाड़ियों के दरमियान मौजूद है। ये जन्नत जैसी वादी, ये जन्नत जैसा नज़ारा वाइट पैलेस कहलाता है और अब आप देख भी सकते हैं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, कुछ इसकी तारीख़ के हवाले से भी बात करते हैं। तो इसकी तारीख़ के बारे में अक्सर ये कहा जाता है कि ना सिर्फ इससे हमारी इस्लामी और मजहबी तारीख़ी विरसा जुड़ा हुआ है, बल्कि जो बुद्ध मत और गंधारा जैसी तहजीबें हैं, सकाफ़तें हैं, वो भी इससे वाबस्ता है। लेकिन ये महल तामीर क्यों हुआ था? तो इस सवाल का जवाब भी मैं आपको दे देती हूँ और वो सवाल का जवाब कुछ ये है कि रियासत सवात की बानी मियां अब्दुल वदूद साहब, उन्होंने अपनी गर्मी की छुट्टियों को गुजारने के लिए, अपने अहले खाने के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए इस शाहकार को तख्लीक किया था। तो ये वो खूबसूरत पुरफ़िज़ा मकाम है कि जहाँ पर वो अपनी फैमिली के साथ आया करते थे और रहा करते थे। ताहम अब जो ये महल है वो सयाहों के लिए खोल दिया गया है। ये एक पब्लिक प्लेस है जहाँ पर लोग आते हैं, रुकते हैं, ठहरते हैं और अपना मौसम, अपनी खूबसूरत यादें, अपने खूबसूरत लम्हात को कैमरे की आंख में अक्सबंद करने की भरपूर कोशिश करते हैं। लेकिन कहते हैं ना, कुदरत का हुस्न कुदरत ही जानती है। बाज़ औक़ात बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसे हम चाहते हैं कि हम उन्हें अपने कैमरे में अक्सबंद कर सकें, लेकिन इंसानी आँख, जो फितरत का हुस्न है,
उसे किसी कैमरे में समोया नहीं जा सकता। फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि ये जो जितनी भी रिकॉर्डिंग है हम आपको ज़रूर दिखाएं ताकि आप लोग इससे महसूस हो सकें, लेकिन सिर्फ कैमरे की हद तक नहीं। कोशिश करें कि इन जैसे खूबसूरत मकामात को आप पर्सनली आकर विज़िट कर सकें। लेकिन इनको आप विज़िट कैसे कर सकते हैं, इनकी बुकिंग्स कैसे होती हैं, कौन है जो उसका ख्याल रखता है, ये कुछ सवालात हैं। लेकिन इन सवालों के जवाबात मेरे साथी एंकर शुएब देंगे, जो भी इधर कहीं घूम फिर रहे होंगे, क्योंकि वो शायद गुम ना हो गए हो। यहाँ पे जो सेब है उनके दरख्त मौजूद है। जरियाब, मैं बिल्कुल घूम फिर तो रहा हूँ, लेकिन अब मैं आकर यहाँ पर एक ऐसी पर्सनालिटी के साथ बैठ गया हूँ जिनकी कहानी 30-31 साल पुरानी है। ये मैनेजर हैं यहाँ के सुलेमान खान साहब। पहले एक बार मिलने आया था, मुलाकात उस वक्त नहीं हो पाई थी, आज मुलाकात हो गई है। अब जो मैनेजर हैं 31 साल पहले मैनेजर नहीं थे। किस पोस्ट पर यहाँ आए थे, तरक्की के जीने कैसे चढ़ते चले गए और मैनेजर बन गए, उनकी कहानी आज हम आपको सुनाएंगे। सुलेमान साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? सुलेमान साहब, सुन रखी थी मैंने आपकी कहानी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि पीटीवी के नाजरीन को आज हम आपकी कहानी सुनाएं। मुझे बताएं, 31 साल पहले जब आप वाइट पैलेस आए, क्या जॉब किया आपने उस वक्त? मैं एक वेटर के हेल्पर के जॉब के लिए आया था। वेटर के हेल्पर की जॉब के जी लिए? बिल्कुल। अच्छा, वेटर के हेल्पर की जॉब के लिए उस वक्त क्या आपकी तनख्वाह थी या डेली वेजेस पे थे, क्या था? मैं उस वक्त सैलरी जो मुझे दी 800 रुपये सैलरी पूरे महीने की? पूरे महीने की जी। 31 साल पहले आप आए, वेटर को असिस्ट करने आए, 800 रुपये आपकी तनख्वाह। फिर वो तनख्वाह बढ़ी, एक सीजन के बाद 100 रुपये बढ़ी उधर, 900 रुपये हो गई। 900 रुपये हो गई। यानी 31 साल पहले आप आए, 800 रुपये तनख्वाह थी, फिर एक साल बाद तनख्वाह 900 रुपये हो 900 गई। हो गई। कितना अरसा इसी तरह तनख्वाह चलती रही? 2-3 साल पे वही चलती रही है। अच्छा, जी। फिर वेटर, फिर वेटर फिर तरक्की हुई, वेटर बन गए। बिल्कुल। अच्छा, वो कितने साल रहे? वो 2-3 साल फिर वेटर पे काम किया। अच्छा। फिर हेड वेटर बन गए 1-2 साल, फिर F&B सुपरवाइजर बन गए। अच्छा, फिर 2-3 साल इस तरह चल रहा, तो फिर रिसेप्शन पे आ गए। अच्छा, फ्रंट ऑफिस मैनेजर, अभी मैनेजर। अब मैनेजर बन गए। मैनेजर बने कितने साल हो गए? तकरीबन 5-6 साल हो गए, 6 साल हो गए तकरीबन जी। माशाल्लाह। जी, जी। कितना बेहतर महसूस करते हैं आप? क्या सोचा था कभी कि जिस होटल में आप एक वेटर को असिस्ट करने के लिए जा रहे हैं, असिस्टेंट की जॉब आपको मिल रही है, 800 रुपये तनख्वाह होगी, उसी होटल में, उसी जगह पर, उसी महल में आप मैनेजर बन जाएंगे? जी जी, ये तवक्को तो नहीं थी, लेकिन अल्लाह ताला से करम से और वालिदैन की दुआओं के बेशक। कभी बीच में ऐसा हुआ सोचा कि चलो छोड़ देते हैं ये जॉब, कहीं और चलते हैं? सर कुछ, लेकिन इस तरह ये रिज़्क़ यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसमें कोई शक नहीं, तो जहाँ अल्लाह रिस्क लिखते। आप यहीं के हैं? मैं इधर सवात के लोकल। स्वात के लोकल हैं आप? कहाँ रहती है आपकी फैमिली? मिंगोरा शहर के साथ नज़दीक एक उड़ीग्राम गांव है। उड़ीग्राम में रहते हैं वो। कितने अरसे बाद जाते हैं? हफ्ते के बाद। सुलेमान साहब, आप मुझे बताएं कि ज़ाहिर है आप ही हैं यहाँ पर जो सारा इसको मैनेज कर रहे हैं। क्या इन्फ्लक्स है, टूरिस्ट कितने यहाँ पर आते हैं, किन महीनों में ज़्यादा आते हैं? सर यहाँ पे जो ये दिसंबर जनवरी में बर्फ़बारी होती है तो फिर भी लोग आते हैं। अच्छा। ज़्यादातर ये जून जुलाई अगस्त गर्मियों में लोग आते हैं। आजकल तो ये कि काफ़ी इस दफ़ा सीज़न में काफ़ी सारे लोग विज़िट के लिए भी आते हैं और स्टे के लिए भी आते हैं। अच्छा। तो डेली तकरीबन 1500-2000 तक लोग घूमने फिरने के लिए भी आते हैं। अच्छा, जी बिल्कुल। अच्छा, अब मुझे बल्कि बताएं, वीकेंड पे ज़्यादा, वीकेंड पे ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, मौसम चूँकि यहाँ का बड़ा खूबसूरत रहता है, इसलिए भी लोग यहाँ पर आकर रहना पसंद करते हैं। हमने भी स्टे किया, बड़ा कंफर्टेबल स्टे था। मुझे सलमान साहब ये बताएं, कितने रूम्स हैं यहाँ पर? स्टे के लिए क्या प्रोसीजर है? क्या ऑनलाइन बुकिंग होती है, टेलीफोन पर होती है, या यहाँ आकर ही बुकिंग ये होती कि है? हमारे पास 15 रूम्स है, अच्छा, ऑपरेशनल है। और ये कि ज़्यादातर गर्मियों में तो रश होते हैं तो पहले से बुकिंग करनी पड़ती है। अच्छा, बाकी वैसे वीकेंड के अलावा जब आके तो रूम मिल सकते हैं, मिल जाते हैं। जी मिल जाते हैं। अच्छा। जी। इस जगह के आसपास क्या कुछ है? कोई टूरिस्ट यहाँ पे आएगा इस वाइट महल के बाद कहाँ कहाँ जाएगा? सर एक ये है कि आप ये स्टे वगैरह करते हैं तो ये जो ट्रैक बना हुआ है इस पर भी जा सकते हैं। 5-6 किलोमीटर ट्रैक, पैदल ट्रैक अच्छा, बना हुआ है वो इल्म के पहाड़ की इलम जानिब? के पहाड़ की जानिब। ठीक है। तो आधा घंटा लोग जा सकते हैं, सुबह के टाइम पे वॉक पे ट्रैक पे जा सकते हैं। बाकी ये चश्मे पे भी पानी है जो, तो जब आप चारे वगैरह भी है तो लोग एंजॉय करते हैं उधर। आप खुद कितना अच्छा महसूस करते हैं, क्योंकि एक शख्स ने 31 साल यहाँ गुजार दिए। सर मैं तो बचपन इधर गुजरे थे, मैं तो बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ उस कि वक्त क्या एज थी जब यहाँ आए थे? तकरीबन 18-19 साल। शादी तो हुई थी उस वक्त? नहीं शादी नहीं शादी बाद में हुई। हुई जी, शादी बाद में।
क्या बात है, शादी यहीं तो नहीं हुई थी? नहीं नहीं सर, गाँव में होती क्योंकि है आज शादियाँ होती है ना, जी, शादियाँ होती है बिल्कुल। अभी भी होती हैं? अभी भी होती है बिल्कुल। अच्छा, ऐसा होता है कोई फैमिली आए, या यूँ कहिए कि कोई बाहर से आए, किसी और मुल्क से आए, और वो फिर आपको कहे कि कितनी खूबसूरत जगह है ये, मैं तो खो गया हूँ इसके शहर में? सर लोग तो यहाँ आके इंजॉय करते हैं क्योंकि पुरसकून जगह है, तो लोग बहुत यहाँ पे तो अच्छे ख्वाहिशात रहते हैं, अच्छी खूबसूरत जगह है बिल्कुल। क्योंकि बादशाह साहब ने बनाया तो ज़ाहिर है फिर उन्होंने जगह मुंतखब की, तो यहाँ पे तो मिंगोरा से यहाँ पे मौसम के भी काफ़ी फ़र्क होता है, तो और स्मूथ रोड है, आना भी आसान आना में है, आसान है भी बिल्कुल आसान है। बिल्कुल। मार्केट्स भी हैं, बाहर भी मार्केट है, बिल्कुल, अंदर भी मार्केट मार्केट है, सकाफत यहाँ पे आपको नुमायाँ नज़र आती है। आप मुझे ये बताएं सर कि कोई शिकवा भी है आपका टूरिस्ट से, सयाह जो यहाँ पर आते हैं, कोई शिकवा भी है आपका उनसे? नहीं सर, ये कि हम कोशिश करते हैं कि खुश ये गेस्ट हमारे यहाँ से खुश चले जाए, तो हम कोशिश कर रहे हैं, मैं गेस्ट से कोई शिकायत नहीं। ऐसा तो नहीं होता? क्योंकि मैंने देखा जगह जगह लिखा हुआ है आपने कि फल मत तोड़ें, चूँकि यहाँ पर सेब भी है, जैसा ज़रिया बता रही थी, यहाँ पर और फ्रूट्स भी हैं, तो मैं भी जब आया तो मेरा दिल तो यही चाहता कि वो लाल लाल से सेब तोड़ लूँ, लेकिन लिखा हुआ था कि फल तोड़ना फल और मना फूल है। तोड़ना मना है, लोगों को ये बोर्ड तो लगे हुए हैं। तो ये ज़ाहिर है जो भी बच्चे टूरिस्ट तो यहाँ पर आए, करते हैं, जो बच्चे फूल- तो आप उन्हें कुछ कहते तो नहीं है फिर? हम तो मना तो करते हैं, लेकिन फिर भी ज़ाहिर है बच्चे कहाँ सुनते हैं, बच्चे किसी की नहीं सुनते। तो जी थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, खुश रहें। आपसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा कि ऐसी कहानी थी जो कि हमें ये बताती है, बल्कि सिखाती है कि मेहनत में अज़मत है। ये सिखाती और बताती है कि आप सिर्फ अच्छी लगन के साथ, सच्ची लगन के साथ आगे बढ़ते चले जाएं, रास्ता अल्लाह आपको दिखाता चला जाएगा। एक ऐसा शख्स जो यहाँ पर 18 साल की उम्र में आया था, 31 साल पहले आज से, 800 रुपये तनख्वाह थी, वेटर को असिस्ट करने आए थे, आज यहाँ के मैनेजर हैं। कितने फ़ख्र की बात उनके लिए, कितने फ़ख्र की बात हमारे लिए है कि हमारे अंदर ही, हमारे आसपास ही ऐसी कहानियाँ हैं जो कि इस तरह से यकीन रखती हैं मेहनत पर, यकीन रखते हैं कि रिस्क अल्लाह ने देना है, और अगर रिस्क लिखा है कि यहीं से मिलना है तो फिर यहीं से मिलना है। अच्छा, मैंने तो इनसे मुलाकात कर ली, इनका मैंने इंटरव्यू कर लिया, लेकिन ज़रियाब लगता है अब ज़रियाब किसी दरख्त के साए में, या तो ज़रियाब खो चुके हैं नज़ारे में। तो ज़रा देखते हैं ज़रियाब क्या कर रही हैं। तो घूमते फिरते मैं इस बरामदे में पहुंची हूं और यहाँ पर कुछ तस्वीर लगी हुई हैं। ये तस्वीर उन शख्सियात की हैं कि जिनसे अब्दुल वदूद साहब की मुलाकात भी हुई, और वो शख्सियात भी हैं कि जिन्होंने यहाँ पर आकर उस कमरे का इस्तेमाल किया, वहाँ पर आकर क़याम किया कि जहाँ पर बताया जाता है अब्दुल वदूद साहब अपनी छुट्टियाँ गुजारा करते थे। इनमें साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म लियाक़त अली ख़ान साहब भी शामिल हैं। ये भी बताया जाता है कि बरतानवी मलका, उन्होंने भी आकर अपनी ज़िंदगी के कुछ दिन यहाँ पर गुजारे हैं, और तो और हमारे मौजूदा सदर और उनकी अहलिया मिस्टर एंड मिसेस अलवी, वो भी यहाँ पर आके रुके थे और ठहरे थे। गुड मॉर्निंग। तो अब हम आपको करवा रहे हैं सैर सवात के इलाके इस्लामपुर की, जो ठीक यहाँ से 3 किलोमीटर के फासले पर है। एक ऐसा गांव जहां खवातीन मर्दों के शाना बशाना चलती हैं, बल्कि कहना ये चाहिए उनका हुनर इस्लामपुर की पहचान है। आइए सुबह पाकिस्तान के साथ।
इस्लामपुर गांव की गलियों से गुजरते हुए हम पहुंच चुके हैं अब एक कारखाने पर जहां पर स्वाति शॉल्स तैयार होती हैं। ये तैयार किस तरह से होती हैं, प्रोसीजर इसका क्या होता है, पहला मरहला क्या होता है और आखिर में ये कहां तक पहुंचती हैं, फिर मार्केट्स में किस तरह से दस्तयाब होती हैं, इस पर हम बात कर रहे हैं आज। ये जो शॉल्स हैं, सबसे पहले ये खड्डी, इसके बारे में हमने बचपन में पढ़ा भी है और लेकिन कुछ बच्चे देखना चाहते थे कि खड्डी पर कपड़े की बुनाई, कपड़े की तैयारी कैसे होती है। तो आपने शुरू में देखा होगा कि किस तरह से एक भाईजान अपने पाँव के जरिए मशीन को चलाते हैं और फिर ये धागा लिपटता हुआ ऊपर आता है और यहाँ से बुनाई शुरू हो जाती है। तो ये पहला प्रोसीजर है। अभी यहाँ पे इस खड्डी पे ये ग्रे कलर का कपड़ा लगा हुआ है उस धागे के साथ और दूसरी तरफ ये जो है स्किन कलर का धागा। ये वो दो कलर्स ऐसे हैं कि जिनके ऊपर स्वाति टांका जब कढ़ाई के लिए तैयार हो रहा होता है तो इंतहाई खूब जचता है। ना सिर्फ स्वाति टांका, इसमें आपको बलूची टांका भी नजर आएगा, शेडो वर्क भी नजर आएगा और बहुत सारे ऐसे टांके हैं जो कि इस कपड़े को इंतहाई खूबसूरती से निखार देते हैं। तो ये पहला प्रोसीजर है कि ये खड्डी पर जाता है। खड्डी के बाद हम देखते हैं कि ये वॉशिंग के लिए जाता है, वॉशिंग के बाद प्रेसिंग के बाद फिर कढ़ाइयों के लिए घर में अमल शुरू हो जाता है ख़वातीन की तरफ। उसके बाद इनको फाइनल एक टच दिया जाता है और ये पैकिंग की तरफ जाती हैं। इससे पहले कि मैं कीमत की बात करूं कि इनकी कीमत यहाँ पर क्या होती है और मार्केट में वो किस दामों फरोख्त की जाती हैं, तो मैं चाहूँगी कि आपको दूर कहीं नहीं ले जाना, वो बस मेरा कैमरामैन आपको दिखाए। तो खेत के साथ एक ऐसी जगह है जहाँ पर रस्सियाँ बंधी हुई हैं। इन रस्सियों के ऊपर कुछ चादरें डली हुई हैं, कुछ चादरें उतारी भी जा रही हैं। अब ये वो अमल है जो खड़ी के बाद आता है, मतलब ये कि यहाँ पर डाई का अमल होता है। डाई के बाद ये वॉशिंग के लिए जाते हैं। कुछ चादरों का स्टेप या कुछ कढ़ाइयाँ ऐसी होती हैं कि जिन्हें वॉश से पहले ही तैयार कर लिया जाता है और कुछ का अमल ऐसा होता है कि जिन्हें डाई और वॉश कंप्लीट करने के बाद कढ़ाई के लिए भेजा जाता है। तो ये है इस गांव की खूबसूरती। हरियाली है, सब्जा है, पहाड़ हैं, बड़े बड़े दरख्त हैं और उन्हीं दरख्तों के बीच ये खूबसूरत रंगों में लिपटी चादरें ये एक नया ही हुस्न का दिलफरेब नज़ारा पेश कर रही हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं इस्लामपुर की मार्केट में। ये वो जगह है जहां तकरीबन 60% से जायद की आबादी बिलवास्ता या बिलावास्ता इस कारोबार से मुंसलिक है। यहाँ की ताजिर बिरादरी, क्या उनकी कोई शिकायत भी है, क्या उनको कोई मसाइल का सामना भी है, और इसके साथ साथ बहुत से ऐसे लोग जो मुख्तलिफ शहरों से यहाँ पर आते हैं, यहाँ से इन चादरों को लेकर यानी होलसेल रेट पर लेकर खुद जाकर कमाते हैं, वो क्या राय रखते हैं, दुकान पे आपको लेकर जाएंगे। ताजिर बिरादरी की नुमाइंदगी जो कर रहे हैं उनसे आपकी मुलाकात कराएंगे, क्या राय वो रखते हैं, किस तरह यहाँ की कम्युनिटी इस कारोबार से अपने आप को अपलिफ्ट कर रही है, इसकी बात करेंगे। मेरे साथ रहिए। एक दुकान पर आ गए हैं हम, वैरायटी बेशुमार है यहाँ पर। ताजिर बिरादरी की जब हम बात करते हैं वो कितना खुश है, यहाँ के हालात कैसे हैं, उनके अपने हालात कैसे हैं, इस कारोबार से मुंसलिक अफराद कितना खुश हैं, कितनी खुशहाली आ रही है इस गांव की। अमीन गुल साहब हैं यहाँ पर, उनसे गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? सर थोड़ा सा मुझे बताइएगा कि क्या ये दुरुस्त बात है तकरीबन 60% आबादी यहाँ की ऐसे जो मुंसलिक है इस कारोबार से? अच्छा, आप सर मुझे बताएं कि इसके अलावा यहाँ के लोग क्या करते हैं इस कारोबार के अलावा? इसमें तकरीबन 30% लोग जो है ना वो यहाँ पे जॉब पे हैं। अच्छा, कोई पुलिस डिपार्टमेंट में है, कोई मुख्तलिफ डिफरेंट डिपार्टमेंट में काम करते हैं, ठीक है। और 10% लोग यहाँ से जो है ना वो बाहर। अब जो 60% लोग जो इस कारोबार से मुंसलिक हैं, इसका क्या मतलब है? खवातीन का भी बड़ा अहम रोल है, वो घरों में सपोर्ट कर रही हैं, वो कढ़ाई कर रही हैं। जाहिर बात है बगैर खवातीन का यहाँ पे काम चलना मुश्किल है। अच्छा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये काम बहुत प्रोसेस से गुजरता है। ठीक है, इसके बाद जो है ना ये मतलब जब शुरू से ये काम स्टार्ट होता है, फिर उसके बाद ये मतलब धुलाई होता है, रंगाई होता है, मतलब सारा कुछ करके फिर उसके बाद ये कढ़ाई वो वाले के पास जाते हैं, घरों में जाता है, फिर घरों में उनका काम होता है, फिर उसके बाद जो है ना मतलब वो शॉप में आता है आगे मार्केट में। ठीक सर, सबसे पहले तो एक वो मजदूर या एक वो शख्स जो खड्डी पर है वो डेली वेजेस पर होता है? जी जी नहीं, उनका जो है ना वो उस पर डिपेंड है। पता नहीं मतलब वो अगर वो चाहे तो 1000 रुपये भी कमा सकता है, अगर वो चाहे वो 2000 रुपये भी कमा सकता है। अपनी मेहनत पे डिपेंड करता है कि कितना वक्त वो दे सकता है। जितना उसका मेहनत होता है उतना उसका जो है ना मजदूर बनता है। जी, यहाँ पे कितनी
छोटी छोटी सी मैं कह दूं कि इंडस्ट्रीज या कारखाने हैं जहाँ पर ये काम हो रहे हैं? तकरीबन काफ़ी हद तक ये जो है ना लोग काम करते हैं। किसी ने 2 कड्डी लगाई है, हर बंदा अपने मतलब पावर के मुताबिक उन्होंने, किसी ने 1 कड्डी लगाया, किसी ने 2 लगाई है, किसी ने 10 लगाई हैं। तो ये तो मैं तो मतलब ये है कि अब मैं अंदाजे के मुताबिक 5-6 कड़ियाँ तो हर किसी के पास होते हैं। और टोटल कितने जगह पर लगी होंगी ये? तकरीबन ये तो देखो किसी ने अपने घर में ये सेटअप बनाया हुआ है, किसी ने एक जगह मुख्तस कर दिया है। 150-200 जगह पर होगा बिल्कुल ऐसे है। और एक जगह पर 2, कहीं पर 5 लगी हुई हैं। कोई अंदाजा है सर कि एक दिन में यहाँ पर कितनी शॉल्स तैयार होती हैं? शॉल भी जी मुख्तलिफ किस्में हैं ना। देखो एक शाल होता है वो दिन को 10 पीस भी तैयार कर सकता है कारीगर। कुछ शालें ऐसी होती हैं कि उसमें मजदूरी मतलब मेहनत ज़्यादा करना पड़ता है, तो 2 शालें तैयार होती हैं। इसमें फिर जेंट्स चादरें होते हैं, उसमें ऐसे ऐसे शालें होते हैं कि वो 3-4 दिन में एक शाल तैयार होता है। ठीक है, फिर उसके मजदूर उस हिसाब से उसको मिलते हैं जिस तरह मतलब वो चीज़। ज़रा 3-4 दिन में अगर एक शॉल तैयार हो रही तो वो डेफिनेटली महंगी होगी। कम से कम कीमत शॉल की क्या है और महंगी से महंगी शॉल कितने की है? हमारे पास यहाँ से शुरू होता है 600 से। अच्छा, आइए हमारे पास 25-30 हज़ार तक हमारे पास शालें होती हैं। 25-30 हज़ार तक की भी एक शॉल होती है? अच्छा सर, यहाँ से पूरे मुल्क में हम देखते हैं सप्लाई होती है, बड़ी मशहूर है इस्लामपुरी शॉल। क्या बाहर ममालिक के भी कस्टमर्स हैं? बाहर ममालिक की कस्टमर तो एक दुकाती हैं। अच्छा, क्योंकि ये हालात की वजह से जो है ना, पहले काफ़ी एक्सपोर्ट होता था। अच्छा, अब ये हालात की वजह से जो है ना उसमें रुकावट आ गया है। लेकिन ये है कि हमारी मुल्क के अंदर बेशतर इलाकों में ये माल हमारा सप्लाई हो जाता है, बल्कि हम खुद सप्लाई करते हैं। मुख्तलिफ शहरों में हम जाते हैं, वहाँ पर हम सप्लाई करते हैं। अच्छा सर, बहुत से ऐसे लोग जो ऑनलाइन कारोबार करते हैं तो क्या वो भी आप लोगों से लिंक्ड हैं? आप लोग माल उन्हें देते हैं, फिर वो मुख्तलिफ नामों के साथ ये शॉल्स बेचते हैं? बिल्कुल जी, ऐसे ही है। हमारे पास काफ़ी कस्टमर ऐसे है कि वो ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, तो हमारे पास आते हैं। फिर उनका अपना एक तरीक़ाकार होता है, ठीक है, कि वो मतलब अपने कस्टमर के साथ किस तरह डीलिंग करता है। लेकिन ये है कि वो ऑनलाइन बिजनेस करता है, वो हमारे पास आते हैं। सर ये बताएं कि एक शॉल जो इस जगह पर इस्लामपुर में हम देखें कि वो अगर 1000 रुपए की या 1500 की है, वो कराची में, लाहौर में, इस्लामाबाद में ब्रांडेड शॉप से कितने की मिल रही है? ज़ाहिरी बात है, अगर ब्रांडेड शॉप में किसी कोई चीज़ चला जाए तो उनके किराए, उनके पास जो लेबर होते हैं, उनके पास जो मुलाजिम होते हैं, तो ज़ाहिरी बात है उसका कीमत फिर बढ़ जाता है। कितना बढ़ जाता है यार वो तो और बंदा अपना वो मतलब खर्च के मुताबिक। ऐसा होता है 1000 रुपए की शॉल वहाँ पर पहुँच के होगी 7000 की? बिल्कुल ऐसा होता है, मैंने खुद देखा है जी। हमने हाँ मैं खुद दुकानों पर विजिट करता हूँ, तो अपनी चीज़ें मैं खुद देखता हूँ कि मैं उनको 1000 में देता हूँ, ये 1100 में देता हूँ, और मेरे सामने वो कस्टमर को 3-4 हज़ार रुपये में देते। मैं खुद हैरान हो जाता हूँ कि यार कमाई तो आप लोग कर रहे हैं। यानी 1000 रुपए की जो शॉल यहाँ पर बिक रही है, जो इन्होंने होलसेल प्राइस पर किसी मार्केट को दी है, किसी शॉप को दी है किसी बड़े शहर में, वहाँ पर वही शॉल 3-4 हज़ार की। सर आखिरी बात मुझे बताएं, इस मार्केट से गुजरते हुए एक चीज़ जो कि मुझे महसूस हुई, यहाँ सर बैंक नहीं है। ये बैंक ना होने की वजह से आप लोगों के मामूलात थोड़े मुतासर होते हैं? देखो बैंक तो वैसे ये ज़रूरी चीज़ है, ठीक है। अब हमारे पास अगर कोई ऑनलाइन करना चाहता है तो हम फिर यहाँ से अपना कारोबार बंद करके शहर में चले जाते हैं, वहाँ से अपना ज़रूरत को पूरा करके वापस आते हैं। अगर यहाँ पर बैंक बन जाए तो वो हमारे लिए बहुत ईजी होगा, एक सहूलत हो जाएगी। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया सर, साथ मौजूद थे आप, हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। अभी आपको हम एक ऐसे साहब से मिलवाएंगे जो इस्लामाबाद से आए हैं, इस्लामाबाद से हैं, यहाँ से शॉल्स लेंगे, यहाँ से माल उठाएंगे, लेकर जाएंगे, फिर ऑनलाइन उसे फ़रोख्त करेंगे। उनका भी रोज़गार यहाँ से जुड़ा है, इस्लामपुर से जुड़ा है। यहाँ के ताजिर बिरादरी से उनका जो कॉन्टेक्ट है उसकी वजह से रोज़गार में ज़ाहिर है बेहतरी आ रही है। उनसे मुलाकात कराते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जॉब तो कर रहे होते हैं, लेकिन कहते हैं ना कि साइड बिजनेस या फॉर दैट मैटर समटाइम्स घर की ख़वातीन आजकल होती हैं कि ऑनलाइन बिजनेस करें, तो फिर मर्द हजरात सपोर्ट करते हैं, हस्बैंड सपोर्ट करते हैं, भाई सपोर्ट करते हैं, वाले सब सपोर्ट करते हैं। तो ऐसे राजा अवैस साहब हैं, अपनी वाइफ को सपोर्ट करते हैं फॉर दैट ऑनलाइन बिजनेस। यहाँ पर वो लगता है आज माल लेने आए हैं, तो उनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? सुनाए सर, कैसा चल रहा है कि काम जो यहाँ से आप लोग स्टॉक लेकर जा रहे हैं एंड देन ऑनलाइन सेल? अल्हम्दुलिल्लाह इसमें अच्छा स्कोप है। ऑनलाइन में थोड़ा ज़रा आप उसमें मार्केटिंग या डिजिटल आपकी वो स्किल्स होनी चाहिए। तो पाकिस्तान में अभी ये
कुछ अर्सा हो गया इस पर लोगों ने एम्फेसाइज करना शुरू कर दिया। कोविड में ज़्यादा हुआ है। कोविड में डेफिनेटली इसमें ज़्यादा हो गया, तो इसमें लेकिन ये है कि आपकी फोटोग्राफी स्किल्स और इस तरह की चीज़ें अच्छी हों, क्योंकि शॉल्स का बिजनेस ऐसा है कि इसमें आपने उसको एक्सपोज करना है और उसकी रियल पिक्चर कस्टमर को। ठीक है, ये काम तो कर रही है भाभी, आपकी सपोर्ट क्या है? मैं लॉजिस्टिक्स, बाइंग, सारे ये काम, इस किस्म की जितनी एक्टिविटीज़ है, वेब पेज के ऊपर जो ऐड बनाना, उसको वेब पेज की डेवलपमेंट, वो मोस्टली सेल्स को देख रही होती है, क्योंकि लेडीज साइड इसमें इन्वॉल्व होती है ज़्यादा, तो मैं अदरवाइज सारी स्पोर्ट्स सर यहाँ से जो आप माल लेते हैं, फॉर इंस्टेंस अगर आपको एक शॉल यहाँ पे 1000 या 1500 की मिले तो ऑनलाइन कितना मार्जिन रखते हैं? कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए कोशिश करते हैं कि अराउंड 25% 30% इतना रख लें तो वो इजीली सेल हो जाए। ओके, एंड हाउ इज द रिस्पांस? सर इस्लामपुर की शॉल है, रिस्पांस कैसा आता है ऑनलाइन? डेफिनेटली बहुत अच्छा। पीपल आर लुकिंग फॉर, असल में हमारे यहाँ थोड़ी सी मार्केटिंग साइड इसकी अभी इसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। अच्छा। तो इस्लामपुर में डू यू थिंक और भी लोग अगर इस तरह ऑनलाइन करना चाहें बिजनेस और वो यहाँ से आके माल लेकर जाएं तो बहुत अच्छा पोटेंशियल है? बहुत अच्छा, और इसमें इंटरनेशनल एक्सपोजर रिक्वायर्ड है। इसमें मतलब इवन चैम्बर ऑफ कॉमर्स और मिनिस्ट्री रोल प्ले करे, तो हैंडमेड आप समझ सकते हैं। Yes. ज़ाहिर है आप इस पर प्रोग्राम करने आए हैं कि इसमें यूरोप अमेरिका में इसको कितना ज़्यादा पसंद किया जाता है और वो इस पर कितना पे कर सकते हैं। अगर आप इंटरनेशनल वेब पेजेस पे जाएं तो इवन $150 और इस किस्म की अफगान शॉल्स सेल हो रही हैं, $200, $300। हमारे पास ये रूम और ये स्पेस मौजूद है बिकॉज हमारे पास ये पोटेंशियल है, हमारे पास ऐसे कारीगर हैं, ऐसी खवातीन जो बहुत अच्छी एम्ब्रॉयडरी करें। सर थैंक यू वेरी मच, साथ मौजूद थे आप, और जिस तरह सर ने भी कहा कि बहुत पोटेंशियल है इस मार्केट में, इस जगह पर। तो बहुत से ऐसे अफराद जो ये गिला करते हैं कि करने को कुछ नहीं है, उनके लिए आज हमारा एक खुसूसी सेगमेंट है कि आप अगर करना चाहते हो तो ये जगह है जहाँ पर आके आप यहाँ से शॉल्स, यहाँ के कपड़ा लेकर जा सकते हैं और ऑनलाइन आप बेच सकते हैं। ये तो हमने बात कर ली इस मार्केट की, लेकिन मैं बार बार एक जिक्र करता हूँ कि यहाँ की खवातीन में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, वो बहुत ज़्यादा रोल प्ले कर रही हैं। वो जो हुनर है ना खवातीन का, उनके हाथ का असल में कीमत है उसकी, तो वो हुनर देखने गई हैं ज़रिया। आप चलते हैं उनकी जानिब। कारखाने से निकलकर अब हम आ गए हैं उस घर में जहाँ पर इस किस्म की शॉल्स की तैयारी होती है। तो मैं यहाँ पर एक खातून के साथ मौजूद हूँ और बड़े ही खूबसूरत यहाँ पर शॉल्स भी मुझे नज़र आ रही हैं। तो चले पहले इनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मुझे ये बताएं, जो टांका आप अभी तैयार कर रही हैं, ये कौन सा टांका है? अच्छा, मतलब स्वाति, बलोची और शर्ट वर्क टांका, और ये वाला खासो खास स्वाति टांका है जो अभी आप बना रही हैं। ठीक है, तो स्वाति टांका, बलोच टांका और शेड वर्क टांका, ये 3 ऐसे टांके हैं जिनकी तैयारी जो है वो हमें नज़र आ रही है, और अभी ये एक टांका तैयार भी कर रही हैं। जो मैंने शॉल पहनी हुई है ये स्वाति टांके की बनी हुई है। आप ये देखें, ये जो अभी बाजी बना रही हैं वो ये वाला टांका है और ये इसमें तैयार हुआ है। मतलब आसान और प्यारे प्यारे टांके हैं, लेकिन इनकी तैयारी में पूरा पूरा एक दिन लग जाया करता है, तो बड़ी मेहनत होती है इन टाकों पर। ये वाला टाका जो मैंने पहना मुझे बड़ा अच्छा भी लगा, ये स्वाति टाका है जो बड़ा ही फेमस टाका है। ये वाला जो टाका है इसे शेड वर्क कहा जाता है, ये शेडो टांका इसको कहा जाता है। और अमूमन बलोच खवातीन जो हैं वो इस किस्म की कढ़ाई को बहुत पसंद करती हैं। ये बलोची टांका है, और जब हम ये देखते हैं कि जब आपको हैंडमेड घर की बनी हुई शॉल्स चाहिए होती तो ये जो शॉल्स हैं ये मार्केट्स में जाती हैं और फिर वहाँ पर जाके बड़े महंगों दामों फरोख्त होती हैं। मतलब ये कि जो मिडल मैन है वो इनसे ज़रा ज़्यादा फ़ायदा उठा लेते हैं, लेकिन जो घर में बैठने वाली खवातीन हैं, यूँ कहिए कि अपना जो वक्त गुजारने का एक अच्छा तरीका होता है तो वो इन शॉल्स की कढ़ाई निकाल कर उसमें मसरूफ़ होकर अपना दिन गुजारना पसंद करती हैं। तो साथ ही साथ हम ये कह सकते हैं कि घर में रह के जो यहाँ इस्लामपुर की ख़वातीन अपना वक्त गुजारती हैं, उनका ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है वो घर के मर्दों को काम पर भेजने के बाद, बच्चों को स्कूल भेजने के बाद इस किस्म के काम में वो लग जाती है।
गुड मॉर्निंग फ्रॉम नारान। नारान वो जगह जहां सयाह खिंचे चले आते हैं। इस बार जो गुजरी है ईद, देखा रिकॉर्ड टूट गया। सयाह इतने आए, गाड़ियां इतनी आई, कतारें लग गई, रोड जैम हो गया। हम यहां मौजूद हैं भला क्यों? नारान से लेकर बाबूसर टॉप तक आपको लेकर जाना है, जो खूबसूरत सा रास्ता है। बटाकुंडी, जलखड, बेसर, लुलुसर झील और बाबूसर टॉप, ये है हमारे स्टॉप्स। कोई और स्टॉप इसमें ऐड हो सकता है। आने का मकसद क्या है? आपको बताना कि अब यहाँ पर हालात कितने बदल रहे हैं, होटल्स कितने ज़्यादा यहाँ पर आ रहे हैं, कितनी बेहतरी हो रही है, रोड कितनी अच्छी हो चुकी है, आना जाना, रुकना, घूमना फिरना, खाना पीना कितना आसान होता चला जा रहा है। और इसके साथ साथ हम अक्सर ये जिक्र करते हैं कि बहुत से बाहर के ममालिक जो खूबसूरती में अपनी मिसाल आप हैं, चाहे वो स्विट्ज़रलैंड हो, दीगर ममालिक हो, फिर हम कंपेयर करते हैं पाकिस्तान से, खूबसूरत खैबर पख्तूनख्वा से। तो आपको दिखाते हैं आज हाउ ब्यूटीफुल इज दिस नारान टू बाबूसर टॉप। नारान से निकले 15 मिनट के बाद ये इलाका बटाकुंडी, बड़ा खूबसूरत सा ये इलाका है। चंद साल पहले अगर आप आए थे और अब आएंगे, ह्यूज डिफरेंस आप पाएंगे। टूरिज्म फोकस है गवर्नमेंट का, टूरिज्म यहाँ हमें नजर आ रहा है, ये फलती फूलती इंडस्ट्री हमें नजर आ रही है। अब यहाँ पर होटल्स बन रहे हैं, 2 स्टार 3 स्टार होटल बन रहे हैं, कई मंजिला होटल्स बन चुके, कई मंजिला होटल्स बन रहे हैं। आपको दिखाते हैं कि इस वक्त कितना प्यारा लग रहा है बटाकुंडी, कितना खूबसूरत है। और अब अगर लोग नारान में स्टे नहीं करते तो वो यहाँ आके स्टे करते हैं। अगर वहाँ होटल में जगह नहीं मिलती तो यहाँ आते हैं। अगर भीड़ भाड़ शोर शराबे से उकता जाते हैं तो यहाँ आना पसंद करते हैं, यहाँ रहना, फिर यहाँ से आगे मुख्तलिफ स्पॉट्स पर जाना पसंद करते हैं। दिखाते हैं आपको डेवलपमेंट इस जगह। डेवलपमेंट आपको दिखाई हमने अपने ड्रोन की मदद से। मौसम ऐसा है, बादलों ने आन घेरा है, लगता ये है आगे बारिश मिलने वाली है। सूरज की आंख मचोली जगह जगह पर जारी है। लेकिन हम यहाँ जो रुके, डेवलपमेंट आपको दिखाई, और जिस तरह मैंने एक जुमला कहा, लगता ये है कि ये इलाका अब सयाहत का एक मरकज बनने जा रहा है। हमारे नुमाइंदे, यहाँ के नुमाइंदे कवर करते हैं नॉर्थ। फहीम साहब साथ मौजूद, जरा उनसे समझते हैं डायनामिक्स और ये भी कि हालात किस कदर तेजी से बदलते जा रहे हैं, फेवरेबल होते जा रहे हैं फॉर टूरिज्म। अस्सलाम वालेकुम फहीम साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम जी, ठीक ठाक जी, खैरियत। आ गए तंग करने आपको हम। नहीं मैं कोई बात नहीं इसकी। बस अब आप और हम साथ साथ आगे चलेंगे। थोड़ा सा मुझे इस जगह से मुताल्लिक बताएं। खूबसूरत जगह है बटाकुंडी, बल्कि अभी जब हम ड्रोन शॉट में देख रहे थे ना, ऐसे रोड पे बी लिखा हुआ मुझे नजर आया कि बी फॉर बटाकुंडी हो गया है। बिल्कुल जी, ये पहले अब से 2-3 साल पहले तो ये जगह इतनी डेवलप नहीं थी ना, चूँकि नाराम में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो गई है। जब से मौजूदा गवर्नमेंट आई, इसका फोकस था कि टूरिज़्म को डेवलप की जाए और ख़ासकर ये इस एरिया को। तो वो उस हिसाब से देखें, वो सीपीए रोड भी बन गई है, हज़ारा मोटरवे भी है, तो इजी एक्सेस है। जितने भी डिफरेंट कार्नर से पाकिस्तान के जो आते हैं लोग, तो इजीली यहाँ पे पहुँच सकते हैं। अब यहाँ पे जो है नाराम है, तो जगह नहीं है इतनी, होटल मल्टी बिल्डिंग होटल बन रहे हैं वहाँ पे। इससे ये 3 साल पहले यहाँ पे देखें तो बिल्कुल वीरानगी थी। एक छोटे से 2 हाई स्कूल थे, या सॉरी प्राइमरी स्कूल थे, और उसके बाद कोई होटल नहीं थे। लेकिन ये 3 साल के वक्फे के बाद देखें तो वहाँ पे ठीक ठाक जो है ये होटल बन गए यहाँ पे। नारान में आने वाले सयाह मिनिमम और मैक्सिमम क्या रूम रेंट होता है, और इसी तरह ये बटाकुंडी और इसी तरह आगे चलते चलते एक एवरेज क्या है? देखिए यहाँ पे नाराम में जो है एक नॉर्मल होटल जो है वो भी सीज़न के दौरान 5 से 6 हज़ार रुपये उसका जो है मिनिमम जो है वो रेंट होता है। जबकि यहाँ पे आप आएँ बटाकुंडी की तरफ, तो यहाँ पे ये है कि एक तो नए होटल हैं, अच्छे होटल्स बने हुए हैं, और दूसरी बात ये है कि यहाँ पे रेंट भी कम है। सर चलते हैं, हम आगे भी जरा देखते हैं और कौन कौन से स्पॉट्स हैं। तो नाज़रीन आइए सफर शुरू करते हैं।
वेलकम टू लुलुसर एंड दुधीपथ नेशनल पार्क। खूबसूरत सा ये इलाका है। और जब बात इन दो झीलों की हो रही, यूं तो और झीलें भी हैं, छोटी बड़ी खूबसूरत झीलें बहुत ज्यादा, लेकिन लुलुसर झील इसी रोड पर आ गया है कि हम भी वहां पर जाएंगे। दूधीपथ के लिए आपको 7 घंटे जाना पड़ता है पैदल। अगर घोड़े पे जाएंगे तब भी 7 घंटे लग जाएंगे। तो हमने इरादा तर्क कर दिया है, हम सिर्फ लुलुसर तक जाएंगे। जा रहे हैं आगे, लेकिन जो बाइक पर जा रहे थे हमने उनको रोक लिया। हमने कहा जरा उनसे उनका एक्सपीरियंस पूछते हैं, कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ को जा रहे हैं, कितना सफर हो गया है, कितना बाकी एक्सपीरियंस कैसा। तो जरा स्टार्ट करते हैं, इनसे स्टार्ट करते हैं जी। चूंकि इशारा आपकी तरफ हो गया दोस्त का, तो इशारा अब जब हो ही गया है तो आपसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। क्या नाम है आपका? आमिर वकास, आमिर साहब कहाँ से आ रहे हैं? यहाँ रावलपिंडी से आ रहे हैं। अच्छा, रावलपिंडी से। एक गो में या बीच में स्टे था? मेजर